गांव के एक कोने में पुराने घर के भीतर बिस्तर पर पड़े बीमार ठग और उसकी पत्नी शांति के बीच घमासान छिड़ा था। सुनो जी, कब तक इस चारपाई को तोड़ते रहोगे? घर में दाना पानी खत्म होने को आया है। पड़ोसियों से मांग मांग कर अब मेरी नाक कट चुकी है। इतने कम पैसों में गुजारा कैसे होगा? अरे भाग्यवान, मेरी तबीयत तो देख, शरीर साथ नहीं दे रहा, वरना अब तक तो शहर के किसी सेठ की तिजोरी साफ कर चुका होता। बस करो अपनी ये डींगे, बड़े आए ठग। उस दिन सामने खड़ा सांड नहीं दिखा जिससे जा टकराए? तुम्हारी ये मेंढक जैसी आंखें क्या फूट गई थीं? सांड ने ऐसा पटका कि महीनों से बिस्तर पकड़ लिया। भागते समय तो कम से कम आगे देख लेते। शांति, तेरा नाम तो शांति है, पर तेरे रहते इस घर में जरा भी शांति नहीं। भगवान जाने तेरे माँ बाप ने क्या सोचकर ये नाम रखा था। ज्यादा मत बोलो, मेरी ही फूटी किस्मत थी जो तुमसे पाला पड़ा। और वो तुम्हारा लाडला बेटा जगदीश कहाँ है? आवारा कहीं का, दिन भर मटर गश्ती करता है। सांड जैसा शरीर हो गया है, पर धेले भर का काम नहीं करता। तभी जगदीश घर में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। क्या बात है माँ, आज मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। कोई खास बात है क्या? शर्म करो उल्लू के पट्टे, तेरा बाप खटिया पकड़ चुका है और तू बाहर हवा खा रहा है। जा गांव में कोई काम ढूंढ, वरना आज रात का खाना भूल जा। अरे माँ, तो फिक्र क्यों करती है? तेरा जगिया है ना, बोल तुझे क्या चाहिए? सोना, चांदी या ढेर सारे पैसे? बड़ा आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बातें महल की करता है। लाएगा कहाँ से? माँ, मैं भी इसी बाप की औलाद हूँ। चोरी और ठगी मेरे खून में है। आज तक भले ही हाथ साफ नहीं किया, पर आज देखना, मैं ऐसी चोरी करूंगा कि पिताजी भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बेटा, ये काम तेरे बस का नहीं। अगर पकड़ा गया तो गांव वाले तुझे इतना पीटेंगे कि घर आने लायक नहीं बचेगा। जगदीश दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे दो शातिर चोर बल्लू और हरिया शिकार के इंतजार में बैठे थे। देख भाई, सामने से एक लड़का आ रहा है। शक्ल से तो किसी अच्छे घर का लगता है। आज इसी को अपनी बातों के जाल में फंसाते हैं। जब जगदीश करीब आया तो बल्लू ने उसे आवाज दी। अरे भाई, इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हो? आओ, घड़ी भर यहाँ छाँव में बैठो, वरना बीमार पड़ जाओगे। बात तो तुम्हारी सही है भाई, शहर जा रहा था, पर धूप वाकई बहुत भयंकर है। बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, क्यों ना एक खेल खेले, समय भी कट जाएगा। खेल मुझे बहुत पसंद है, बताओ क्या खेल है? देख भाई, शर्त ये है, मैं तुझे एक बात बताऊंगा। अगर तूने उसे सच मान लिया तो हम तुझे 100 सिक्के देंगे, लेकिन अगर तूने उसे झूठ कहा तो तुझे हमें 200 सिक्के देने होंगे। मंजूर है? मंजूर है, सुनाओ अपनी कहानी। एक बार मेरे पास एक बकरी थी। वो मेरे गेहूं के खेत में खो गई। मैंने पूरी फसल काट डाली, पर वो नहीं मिली। फिर जब उन गेहूं की रोटियां बनी तो एक रोटी में से बकरी की पूंछ बाहर निकल रही थी। मैंने पूंछ पकड़कर खींचा और पूरी की पूरी बकरी रोटी से बाहर आ गई। बोलो, क्या ये झूठ है? अरे भाई, इसमें झूठ क्या है, ये तो बिल्कुल सच है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी गाय खेत में खो गई थी और वो भी रोटी के अंदर से ही निकली थी। मैं तुम्हारी बात पर पूरा यकीन करता हूँ। दोनों चोर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे तो उसे झूठा साबित कर पैसे ऐंठना चाहते थे, पर जगदीश ने तो बाजी ही पलट दी। अब मेरी बारी। शर्त वही रहेगी, पर इस बार दांव 200 सिक्कों का होगा। अगर तुमने मेरी बात को झूठ कहा तो 200 सिक्के देने होंगे। जब मैं घर से आ रहा था तो मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया था। मैं बिना खाए निकल आया। देखो, पीछे मुड़कर देखो, वो जो औरत सिर पर टोकरी रखे आ रही है वो मेरी पत्नी है। वो मेरे लिए खाना लेकर आ रही है। बल्लू और हरिया ने पीछे मुड़कर देखा और उनके होश उड़ गए। वो औरत कोई और नहीं, उनकी अपनी बहन अंजू थी। अरे बल्लू, ये तो हमारी बहन अंजू है। ये इसकी पत्नी कैसे हो सकती है? ये तो सरासर झूठ है। चुप कर बे, अगर हमने इसे झूठ बोला तो 400 सिक्के पिछली हार मिलाकर देने पड़ जाएंगे। हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। एक काम करते हैं, इसे सच मान लेते हैं। वैसे भी अंजू की शादी करनी ही है, चलो इसी के गले मर देते हैं। पैसे भी बच जाएंगे और सिर का बोझ भी कम होगा। अरे जीजा जी, आप बुरा ना माने, ये तो बिल्कुल सच है। ये हमारी बहन है और आपकी पत्नी है। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आप उसे लेने आएंगे। भैया, तुम ये क्या कह रहे हो? ये आदमी कौन है? अरे बहना, बचपन में ही तेरी शादी इनसे हो गई थी। आज तेरा पति तुझे लेने आया है, अब तू इनके साथ ही जा। ये कैसे कंजूस हैं?
200 सिक्कों के लिए अपनी बहन को ही दान कर दिया। जगदीश अंजू को लेकर घर पहुंचा। शांति उसे देखकर आग बबूला हो गई। ये क्या है? मैंने धन लाने भेजा था और तू पूरी की पूरी औरत उठा लाया। माँ, ये तेरी बहू है। अब से ये तेरे सारे काम करेगी और तू आराम करना। कुछ दिन बाद बल्लू और हरिया बदला लेने जगदीश के घर पहुंच गए। जगदीश समझ गया कि ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। उसने फिर एक खेल खेला। सालों, एक खेल खेलें। जो मैं बोलूं वही दोहराना है। जो चूका वो हारा और 200 सिक्के देने होंगे। ये तो बहुत आसान है। एक बकरी, एक भैंस। एक भैंस। दोनों के मिलाकर कितने पैर हुए? 8 पैर। हार गए। लाओ 200 सिक्के। मैंने कहा था दोहराना है, जवाब नहीं देना था। इसी तरह जगदीश ने उन्हें 2-3 बार और ठगा और उनके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो भी छीन लिए। बदला लेने के लिए बल्लू और हरिया ने रात को सोते हुए जगदीश को एक बोरे में बांधा और नदी में फेंकने ले गए। रास्ते में वे थककर सो गए। तभी वहां से एक मछुआरा गुजरा। अरे भाई बचाओ, ये लोग मुझे जबरदस्ती अपनी दूसरी बहन से शादी कराने ले जा रहे हैं, जबकि मैं एक से पहले ही परेशान हूँ। क्या? मेरी तो एक भी नहीं हो रही और तुम्हारी जबरदस्ती 2-2। भाई, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह मैं इस बोरे में बैठ सकता हूँ। मेरी शादी हो जाएगी और तुम आजाद। जगदीश ने तुरंत अदला बदली की और मछुआरे की मछलियां लेकर घर आ गया। अगले दिन जब बल्लू और हरिया ने जगदीश को घर पर सिक्के गिनते देखा तो वे हैरान रह गए। तू यहाँ कैसे? हमने तो तुझे नदी में फेंक दिया था। अरे भाइयों, तुमने तो कमाल कर दिया। नदी के किनारे फेंका तो मुझे ये मछलियाँ और उनके पेट से ये सोने के सिक्के मिले। अगर बीच नदी में फेंकते तो शायद हीरे जवाहरात मिलते। क्या? सच में? फिर तो हम भी अभी जाकर नदी में कूदते हैं। दोनों लालच में आकर नदी के बीचों बीच कूद गए और कभी वापस नहीं आए। जगदीश अपनी पत्नी और माँ बाप। अरे भानु बेटा, अभी तक तुम सोए हो? तुम्हें सुबह ही कहकर गया था कि कुछ बर्तन हैं उसे मांज देना, लेकिन तुम अपनी आलसी से कभी बाज नहीं आओगे। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही दिन रात सोते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बदलोगे? ओहो बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा अभी सुबह ही हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन मांज देता हूँ। आप खाना खाकर जमींदार के खेतों में काम करने चले जाइए, वरना वो खामोखा गुस्सा करने लगेंगे। भानु बेटा, अब मैंने जमींदार को साफ मना कर दिया है कि अब मैं उनके खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, अगर मेरा शरीर जवाब ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें काम करने को ना बोलता, लेकिन अब मेरी हड्डियों में उतनी जान नहीं बची कि खेत में काम करके घर का गुजारा चला सकूं। अब जो करना है तुम्हें ही करना है। ये क्या पिताजी, आप साफ साफ ये बोलिए ना कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। झूठ बात क्यों बोल रहे हैं कि आपकी हड्डियों में जान नहीं? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही? अरे नालायक, अभी तुम घर में रहते हो तो क्या पता, गांव में निकल कर देखो कितना ताना सुनने को मिलता है। सभी लोग कहते हैं कि निकम्मा बेटा पाल कर रखा है, लेकिन तुम्हें क्या, बस आराम से सोए रहते हो। और हाँ, जब मर जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या सच। भानु गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और जंगल में बैठ जाता है। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिता को बहकाने की? अगर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ तो उनको क्या हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सारे गांव वाले मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी मुझे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। भानु सो जाता है, तभी एक बाबा वहाँ से गुजरते हैं। अरे क्या मूर्ख इंसान है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? देखने में नौजवान और हट्टे कट्टे लग रहे हो, लेकिन काम आलसियों वाला कर रहे हो। अरे बाबा, आपको क्या दिक्कत है? एक तो घर पर पिताजी सोने नहीं देते, और जब जंगल में आकर एक सुकून का सांस ले रहा हूँ उसमें भी आप अड़चन डाल रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। तुम गलत राह पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें खबरदार करने आया हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम पर कितना बड़ा मुसीबत आने वाला है। अगर समय रहते समझ गए तो ठीक, नहीं तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना। अरे जाओ जाओ बाबा, मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा। सभी गांव के लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और अब आप भी मुझे डराने लगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे सर पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा है, उसे गिरते टाइम नहीं लगेगा। भानु बेटा, आज भी तुम्हें काम नहीं मिला और खाली हाथ घर वापस आ गए। हे भगवान, ये लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। अरे नहीं पिताजी,
आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं काम की तलाश में निकला तो था, लेकिन सेठ जी ऐसा ऐसा काम दे रहे हैं जो मुझसे कतई नहीं होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। बस आप मरने की बात मत करना। पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। भानु उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मुझे उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगे। देखो भानु, मैंने अभी उनका इलाज तो कर दिया है, लेकिन जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो पैसे लगेंगे। हाँ भानु, पैसे तो लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी तुम 40,000 रुपए जमा करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे पिता का बचना आसान होगा। अगर लेट हुआ तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम अभी से ही इंतजाम करना शुरू कर दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत पैसे का इंतजाम करता हूँ, बस आप उन्हें बचा लीजिए। ठीक है भानु, मैं अभी इनको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। इन दवाइयों से ये कुछ दिन आराम से रहेंगे, तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अब ले जाओ इनको घर। अब भगवान, अब पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी ठीक कहते थे कि बेटा मेहनत करो, आलसी करने से कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। सुबह होते ही सेठ जी से पैसे उधार पर ले लूंगा और पिताजी का इलाज शुरू करा दूंगा, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अरे भानु, तुम मेरे यहाँ? अब क्या हुआ? जब से तुम्हारा पिता मेरे यहाँ काम छोड़ा है, तब से सारा काम रुका हुआ है, लेकिन तुम उदास लग रहे हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सेठ जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पिताजी का तबीयत बहुत जोर की खराब है और डॉक्टर साहब 40,000 रुपए का मांग किए हैं, लेकिन हम गरीब आदमी इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लाएंगे? आप तो एक जमींदार हैं और मेरे पिता आपके यहाँ काफी सालों से काम किए हैं। आप उनकी मदद कर दीजिए सेठ जी, अब उनकी जान आपके हाथों में है। क्या 40,000? अरे भानु, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है और जो घोड़ा लंगड़ा हो जाए उस पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब तुम्हारे पिता से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। जैसे उसने मेरे काम को लात मारा, वैसे मैं भी तुम्हारे फरियाद को लात मारता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। 40,000 तो क्या, 40 रुपए भी देना पसंद नहीं करूंगा। भगवान, मुझे माफ कीजिए, आज मेरी आलस की वजह से कोई काम देने को तैयार नहीं हो रहा है और आपको तो पता ही है कि बिना काम मिले पैसे का इंतजाम कैसे होगा। आप मेरी मदद करें भगवान, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। आज से मैं आलस नहीं करूंगा। क्या हुआ बेटा? मुसीबत आई तो खून के आंसू रोने लगे। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारा आलस तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक लिया और देखो आज तुम्हारी हालत बद से बदतर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपकी बात को हल्के में लिया, लेकिन बाबा आज मुझ पर बहुत बड़ी संकट आई है। पिताजी का तबीयत काफी सीरियस है। डॉक्टर 40,000 रुपए का मांग किए हैं और मुझे गांव में कोई मदद नहीं कर रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा, नहीं तो पिताजी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। एक तो बचपन में ही माँ चली गई, लेकिन अब पिताजी चले गए तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये सुनकर अच्छा लगा। ये लो बेटा, ये मेरी सख्ती से जलाया हुआ राख है। इसे तुम अपने जुबान से चूम लो और जंगल में ही लकड़ी काटना शुरू कर दो। ये राख तुम्हें थकने नहीं देगा और तुम्हारे अंदर दानव वाली शक्ति आ जाएगी। भानु लकड़ी काटकर बेचता है और घर लौटता है। अरे वाह भगवान, आपने तो गजब कर दिया। इतना जल्दी मुझे 6,000 रुपए का मुनाफा हो गया। अगर ऐसे ही लकड़ी काटता रहा तो कुछ ही दिनों में 40,000 रुपए जमा हो जाएंगे। हे बाबा, आपकी राख में तो सच में जादू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भानु को 4,000 रुपए की और जरूरत होती है। भानु को सख्त 4,000 रुपए का जरूरत है। अगर मैं इसी का फायदा उठाऊं तो मेरा काम कम पैसों में निपट जाएगा। अरे वाह रे जमींदार, तुम्हारे जैसा तेज बुद्धि का तो कोई सेठ है ही नहीं। ठीक है भानु, मैं तुम्हें 4,000 नहीं बल्कि पूरे 5,000 रुपए देता हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा 10 कट्ठे का खेत जोतना होगा। बोलो, क्या तुम ये काम करोगे? ठीक है मालिक, अगर आपका ये काम करने से मेरे पिताजी का इलाज हो सकता है और वो बच सकते हैं, तो मैं ये काम पूरी मेहनत और लगन से करूंगा। एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सेठ जी, आपके कहे अनुसार खेत की जुताई खत्म हो गई। अब आप अपना वादा पूरा करें, मुझे मेरे पैसे दे दें ताकि कल अपने पिताजी का इलाज शुरू करा सकें। वाह भानु वाह,
एक दिन था जब तुम अपना आलस छोड़ना नहीं चाहते थे, और आज देखो तुम पर मुसीबत आई तो कैसे अपने आप आलस छूट गई। ये लो तुम अपने पैसे और जल्द से जल्द अपने पिताजी का इलाज शुरू कराओ। अरे वाह बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कि तुम मेरा बेटा हो। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, डॉक्टर के फीस चुकाए और मुझे एक नया जीवन दान दी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहो और खुश रहो मेरे लाल। दृश्य 12, जंगल में अंतिम मुलाकात। अरे बाबा, आपकी कृपा से मैंने मेहनत करना सीख लिया और आपकी उस राख की मदद से अपने पिता का इलाज सफलतापूर्वक करा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगर आप उस राख में अपना जादू न मिलाए होते तो आज मेरे पिताजी इस दुनिया में न होते और मैं भी कहीं आलस के कारण सोया होता। सच में उसमें जादू था, वरना मैं इतना मेहनत नहीं कर पाता। अरे भानु बेटा, तुम शायद बहुत भोले हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना मेहनत जो कर रहे हो उसकी वजह वो भभूत है? नहीं बेटा, तुम जो भी मेहनत किए वो अपने लगन से किए। बस मैंने तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया है। वो भस्म नकली था, तुम्हें राह दिखाने के लिए। वो कोई अद्भुत शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का डर था जिसे तुमने निकाल फेंका। क्या सच में बाबा वो सिर्फ